नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग 70th बीपीएससी जो पीटी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हमारी जो पेड क्विजेज हैं उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, इसको आप फॉलो करें। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके साथ साथ हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। आप अपनी शुरुआत से बिल्कुल और सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस के लिए भी, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज या सिर्फ पेड क्विज में अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हो, अगर हमारे आप पुराने स्टूडेंट हैं तो इन सभी के लिए भी आप एडमिशन हमारे साथ जो है ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, 3 मोबाइल नंबर होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें फ़ोन से या फिर व्हाट्सएप से मैसेज करके आप बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव है जो है हमारे स्टडी मटेरियल भी। आप जानते हैं पिछले वर्षों के अगर आप रिजल्ट्स को भी देखेंगे तो सिलेक्शन का रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो उसी क्रम में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। यहाँ पे सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। इसको फॉलो करते चलें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाया गया है। ठीक है, तो हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई भी आपकी क्वेरी हो इसके अलावा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आपके जो फीडबैक हो हमें वो बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, NCSC। तो जैसे संविधान में हमारे आपको पता है जो बॉडीज़ जिनका उल्लेख किया गया है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। उसमें से ही एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव और रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई बॉडीज़ होती हैं। इसके एग्जांपल्स लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो भारत में जो भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित कह लीजिए डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट से मेनली संबंधित मुद्दे हैं, उससे डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और ये मैंशनड है आर्टिकल 338 इसमें। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम, इसमें से किस वर्ष में जो पारित हुआ? उसके द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी सरकार की प्रणाली इसकी शुरुआत की गई। तो इंग्लिश में इसको हम डायरकी कहते हैं। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके माध्यम से यहाँ पे ये डायरकी यानी कि द्विशासन की व्यवस्था की गई प्रांतों में। ठीक है, जो स्टेट समझ सकते हैं आज की डेट में जो हमारे स्टेट्स हैं उस तरह से उस समय प्रोविंसेस होते थे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके माध्यम से जैसे ये डबल हाउसेस यानी कि बाई कैमरलिज्म की शुरुआत होती है और डायरेक्ट इलेक्शंस है ना फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टेट्स के रेफरेंस में जैसे चीज़ें। और अगर हम देखें तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। तो ये सभी विशेषताएं हैं 1919 के एक्ट की। हम इसमें विकल्प डी को चुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम सारे क्वेश्चंस को दोनों ही लैंग्वेजेस खास करके हिंदी और इंग्लिश जो है हमारी उसमें देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करते चलें। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन जो है गुजरात में हुआ 1928 में, काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। और इसमें मार्गदर्शन गांधी जी का था, लेकिन जो मेन लीडर थे है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी वाला जो है। इसमें देखें मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कृषि आधारित है और इसको विकसित किया गया है? तो जैसे कोस्टल रीजन में है ना फिश प्रोडक्शन भी हो सके और जो उसका कह लीजिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ना उसको भी मैनेज किया जा सके, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बायोफ्लॉक। ठीक है, इसको चाहे तो थोड़ा एक बार सर्च करके और इसकी इमेजेस वगैरह देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो जैसे हम भाग 4 जो संविधान का पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 के मध्य। ठीक है, तो उसी में से अनुच्छेद 40 जो है ये हमें बताता है विलेज पंचायत की स्थापना है ना किए जाने का प्रावधान किया जाए। ऑप्शन डी। इसी के संदर्भ में आप जानते हैं कि बाद में फिर हमारा एक भाग 9 जो है पंचायत वाला ये जोड़ा गया है, जो पंचायत के संबंधित विषय जो हैं इनमें दिए हुए हैं।
इसमें देखें किसको दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो जितने भी फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं काफ़ी फेमस, उसमें से एक है सांख्य प्रणाली, ठीक। और इसके फाउंडर कौन है? कपिल, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट हमारी फिलोसफीज़ हैं, इसके फाउंडर का नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। जैसे काफ़ी फेमस है न्याय फिलोसफी किसके द्वारा स्थापित मतलब फाउंड की गई? गौतम, ठीक। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है थोड़ी। ऑप्शन बी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ सिकंदर के सेनापति का नाम बताना है, ठीक है। तो 305 BC के अराउंड चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था अलेक्जेंडर का जो ये सेनापति था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए लैक्टोमीटर एक हमारा मीटर होता है जिससे हम क्या मापते हैं, जो खास करके ये दूधिया वगैरह होते हैं ना, डेयरी वाले, तो दूध में जो मिलावट होती है उसको मापते हैं। ऐसे किसी पात्र होगा मान लीजिए उसमें दूध, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसको मेजर करता है हमारा लैक्टोमीटर। तो एक क्वेश्चन तो यही याद रखना है, कभी पूछ ले कि दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं, ठीक है, प्योरिटी, तो लैक्टोमीटर से। अब क्या है कि इसकी कार्यप्रणाली इसमें से किस प्रिंसिपल या फिर थियरी पर आधारित है, लॉ पर आधारित है? तो फिजिक्स में अगर शायद आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। वो क्या होता है कि जैसे किसी सस्पेंडेड है ना बॉडी किसी फ्लूइड में होगी तो उसके रेफरेंस में ये प्रिंसिपल बताता है। तो चाहे तो इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्या होता है ना। फिलहाल ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। अगला है गुर्दे, यानी कि जो हमारा किडनी में ये यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो इसमें से किसके माध्यम से हो करके वो ब्लैडर पे जाता है, ठीक है। तो यूरेटर, ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा एक बार ना इसका इमेज देख लीजिएगा सर्च करके, है ना, तो कैसे कैसे फंक्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें से किसने नज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो मुगल काल में पुस्तक लिखी गई अराउंड 1655 AD में, जो है दारा शिकोह के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया? तो सेकंड सेंचुरी, है ना, BC की अगर हम बात करें तो हेलियोडोरस जो है एक ग्रीक एम्बेसडर था, और जो है भारत में आया था ये शुंग डायनेस्टी के रूलर ये भद्र, ऑप्शन बी जो है इनके कोर्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता में वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो फोर्ट विलियम में ध्यान रखेंगे कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया ओरिएंटल स्टडीज़ जो है, जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे उनको देने के लिए, और फाउंडर का नाम था क्या? रिचर्ड वेलेस्ली। राज्यसभा जो हमारे संसद का उच्च सदन है उसमें क्या है, देखिए प्रोविजन यहाँ जो लिखा है कि इसके कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, जैसे लोकसभा में 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इनका रिटायरमेंट जो होता है ना, तो 6 साल के बाद ये रिटायर होते हैं। तो अब ऐसे क्या है कि 1/3 सदस्य, है ना, हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और फिर उतने ही चुने जाते हैं। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है ना। ऑप्शन सी, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार इसमें से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त किया गया था? तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उनको ट्रेड मोनोपोली थी एक तरीके से, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी ट्रेड उस समय नहीं कर रही थी। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट बनता है जिसमें ये टी यानी चाय का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड था इसको छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड के मोनोपोली इनकी समाप्त कर दी गई। ऑप्शन हम चुनेंगे फर्स्ट को, ठीक है। बाद में ये चाय वाली भी मोनोपोली जो थी 1833 में समाप्त की गई। तो ब्रिटेन की और कंपनियां भी अब ट्रेड करने लगी थी इसके माध्यम से इंडिया में। नेक्स्ट है सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा इसमें से किस काल की मानी गई है? तो बेसिकली क्या है कि अराउंड 1860 में रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पे ये प्रतिमा पाई गई। अभी वर्तमान में इंग्लैंड के म्यूजियम में है, ठीक। और जो है प्रमाणों के आधार पे माना गया है कि ये जो है करीब गुप्ता पीरियड की मूर्ति है, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की घटना में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है ना, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट से चेंज होकर के गैसियस स्टेट में हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे ये वर्षा के लिए जल का हमारा इवेपोरेशन होता है मेनली, उस घटना को आप इससे समझ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट।
जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या होता था ये बताना है। तो महाजनपद काल आप जो पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उस दौरान विश्व टर्म यूज होता था सामान्य लोगों के लिए, ठीक है, उन एरियाज में जो सामान्य लोग निवास करते थे उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो भारत में जो भी मौद्रिक नीति बनती है जिसके माध्यम से हमारे जो ये बैंक वगैरह के जो रेट वगैरह है कि किस रेट से क्या जैसे म्यूचुअल फंड कह रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो गया है ना, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सब रेट्स हमारे इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत एक कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, ये बनाती है। अब देखिए इसी मॉनेटरी पॉलिसी का एक भाग होता है कैश रिजर्व रेशियो, है ना, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंक को केंद्रीय बैंक यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास रखना होता है। तो वर्तमान में अराउंड ये 4% के आसपास है कि जितना उनका एक होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, है ना, NDTL, उसका लगभग 4% के आसपास मेंटेन करना होता है। ऑप्शन बी। इन सब चीज़ों को देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में बेशक देखते हैं, अगर आप चाहें तो साथ के साथ इनको डिटेल में पढ़ते चलेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है। या फिर हमारे जो पेड ग्रुप्स के मटेरियल हैं आप उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी विस्तार से दी हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। एडमिशन वाला हमने कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पहले बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनके सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो जैसे मान लीजिए हमारा BPSC आयोग ही है, तो उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनकी संख्या घटानी या बढ़ानी हो या उनके ऑफिस के जो टर्म्स हैं क्या कंडीशन होगी उसको निर्धारित करना हो, तो इसका जो है निर्धारण कौन कर सकता है इन दिए हुए ऑप्शंस में राज्य के लोक सेवा आयोग के संदर्भ में? तो ये राज्य के जो संबंधित राज्यपाल हैं, है ना, उनके पास ये शक्ति है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के है ना लोग हैं भारत में, तो वैसे वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे कि मदरसा वगैरह हो गया या गुरुद्वारा समझ लीजिए कुछ, है ना, तो इसको इस्टेब्लिश करना था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार हमें संविधान में मिला है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भाग 3 में। और अनुच्छेद इसमें ये कौन सा है? 30। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो आप जानते हैं कि काकोरी ट्रेन जो है डकैती हुई लखनऊ के पहले एक स्थान पे, ठीक है, और इसके मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, है ना, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, तो इनका नाम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और ये लोग जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके मेंबर्स थे। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है, इसमें से सही को चुनना है। देखिए, अपने गठन के समय भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। आपको पता है कि 1946 में, है ना, जैसे एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जैसे फर्स्ट ये हमारी सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब देखिए यहीं पे स्टेटमेंट ये क्लियर हो रहा है, कहा गया है कि संविधान सभा उसमें संप्रभु नहीं थी, यानी कि सॉवरेन नहीं थी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारे देश के ऊपर, है ना, किसी अन्य देश या किसी और सरकार का शासन ना हो, है ना, हम खुद इंडिपेंडेंट हों। तो जाहिर सी बात है 46 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो हमारी संविधान सभा भी जो है फॉर्म हुई वो संप्रभु नहीं हुई, ठीक। आगे है 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। तो जाहिर सी बात है जब आज़ादी मिली तो हमारी संविधान की जो सभा ये जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, तो वो भी संप्रभु डिक्लेयर हुई। तो दोनों कथन यहाँ पे जो है वो ठीक है, ठीक। अगला है पुंछी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया और इस समिति ने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सरकार को, केंद्र सरकार को। तो विषय जो है हमें बताना है कि किस विषय पर सुझाव देने के लिए इस समिति को बनाया गया था। तो पुंछी आयोग ऐसे फेमसली पूछा जाता है, केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उस पर जो है इन्होंने अपने वो दिए थे सुझाव। तो यानी कि ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। इसमें देखिए किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? मैप पे देखेंगे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में खास करके विंध्यन रेंज है ना काफ़ी व्यापक रूप से है, तो उसी में जो है ये रायसेन के आसपास, है ना, जो है उद्गम होता है बेतवा का। ऑप्शन बी को चुनेंगे। बाकी रिवर्स को भी मैप पे चाहे तो एक बार लोकेट करिए क्योंकि इनका उद्गम स्थल जो है अन्य स्थानों से है। एंटीबायोटिक दवाएं जो हम कभी कभार खाते हैं, है ना, बीमार होने पे, तो क्या है
वायरस पे है ना, ये इफेक्टिव नहीं होती है वायरल डिजीज के ऊपर, क्योंकि इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, सेल वॉल। ठीक है, इसमें से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। ठीक, तो क्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस में, हमारी हड्डियां वगैरह जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें कमी हो जाती है किसकी, कैल्शियम की। ठीक, ऑप्शन सी। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है, तो बिहारी। ठीक, जितने भी रीजनल इस तरह के संगीत हैं या फिर नृत्य हैं, इसकी सूची आपको पता होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ इसमें से क्या होता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। ठीक है, अब 3 अलग अलग त्रिपिटक क्या क्या हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है बेसिकली त्रिपिटक में क्या है, गौतम बुद्ध की जो कह लीजिए टीचिंग्स वगैरह हैं, इनको कंपाइल किया गया है। ठीक है, और ये ओरिजिनली किस भाषा में लिखे गए थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पाली। ठीक, नाम जरा आप हमको कमेंट करके बताएंगे। आप निम्नलिखित में से किस अक्षांश, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, इसको अश्व अक्षांश से संबद्ध करेंगे। तो जैसे हमारा ये पृथ्वी है 0 डिग्री, बीच में इक्वेटर हमारा है, ऐसे लैटिट्यूड में हम ऊपर 30 डिग्री के आसपास जब पहुंचेंगे और नीचे भी साउदर्न में 30 डिग्री, तो इस यहाँ के जो हमारे ये लैटिट्यूड हैं इसको हम अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। कुछ स्पेशल है ना क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, थोड़ा इसको पढ़िएगा, है ना, कुछ विशेषताएं भी हैं इसकी। हीमोग्लोबिन इसमें से किसका मुख्य घटक होता है। ह्यूमन बॉडी में खास करके ब्लड में जो हमारी आरबीसीज है ना, इसका मुख्य भाग है हीमोग्लोबिन। जादूगुड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। भारत में है ना, व्यापक रूप से जो यूरेनियम पाया जाता है वो जादूगुड़ा में पाया जाता है, और कहाँ पर है ये, झारखंड में। ऑप्शन बी। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब इसमें से कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो बिहार के रामपुरवा से है ना, ये एक अशोकन पिलर जो है ना, खोजा गया, और अभी इसकी लोकेशन कहाँ पे प्लेस्ड है, राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन फर्स्ट। एक बार चाहे तो इमेज देखेंगे तो थोड़ा याद रहेगा आपको लंबे समय तक ये। भारत की संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कुल है 12। मूल रूप से जब संविधान अडॉप्ट हुआ तो उस समय इनकी संख्या 8 थी। ठीक है, 4 जो है बाद में अमेंडमेंट्स करके जोड़ी गई हैं। तो उसी में से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित जो मामले हैं वो उसमें है। तो पहली अनुसूची में ये सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, फर्स्ट। अगला है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने हॉर्स लैटिट्यूड वाला देखा था 30 डिग्री, तो वैसे ही 9 डिग्री लैटिट्यूड हमारा जो है, ये हमारा इधर जो लक्षद्वीप का एरिया है ना, मैप पे देखिएगा, वहां से पास होता है। ठीक, तो इससे संबंध हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, जिसको फेफड़े से संबंधित है ना समस्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने वगैरह में, तो उसका इलाज कौन करेगा, है ना, पल्मोनोलॉजिस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, सबसे साउदर्न पार्ट हमारा क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, तो इसको ही केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। अगला है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें इसमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना। कुछ डिजिटल आजकल जैसे आप साइन बोर्ड्स देखते हैं तो रात में भी वो विजिबल रहे कुछ लाइटिंग्स वगैरह के लिए, उसमें नियॉन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों के द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। देखिए 360 में बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में इमरजेंसी है ना 3 प्रकार की लगती है। एक नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी जो गवर्नर रूल हम कहते हैं, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो ये जो है 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, हालांकि अभी ये भारत में आज तक कभी लगा नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इशू करते हैं, ठीक है, तो उसको डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन से 2 महीने के अंदर संसद के दोनों हाउसेस के रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किया जाना आवश्यक है, अदरवाइज ये है ना समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तो विकल्प बी को चुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया, सही या फिर गलत। कई बार इस कंफ्यूजन से ही आपके क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। 17 गोल हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको मेनली 2030 तक है ना अचीव करने की बात की गई है। पहला ही ठीक है, क्लाइमेट एक्शन लक्ष्य नंबर 13 है ना। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। जैसे अगर हम बात करें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा,
7 नंबर में है ये, ठीक है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, ये इसकी बात की गई है। लक्ष्य नंबर जो हमारा 6 है इसमें, ठीक है। जल के नीचे जीवन 14 नंबर गोल है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा याद करेंगे। 17 गोल पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। प्रसिद्ध यात्री तथा लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, ये इसका पूरा नाम था, ठीक है। 14वीं सेंचुरी के आसपास भारत में इसने भ्रमण किया तथा अन्य कई देशों का भी भ्रमण किया। तो ये बताना है कि ये किस देश का निवासी था, है ना, इब्न बतूता। तो मोरक्को से संबंधित था इसका। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, ठीक है, यानी सरकार का अर्थ यहाँ पे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों से हम समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना। तो सबके लिए कानून बराबर है, कोई भी, है ना, उससे छूटा ना रहे। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में है उसके अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। इसमें से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो प्राचीन इतिहास में जो महापाषाण काल है ना, मेगालिथिक एज, तो इसी से संबंध रहा है इनका ऑप्शन डी। अशोक स्तंभ आपने कई सारे फेमस पढ़े होंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज पढ़िएगा। तो इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। देखिए जो सही नहीं है ये वाला है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली, ये कथन गलत है। अशोकन जो पिलर्स बने हुए हैं, है ना, इसकी कह लीजिए कंस्ट्रक्शन की इंस्पिरेशन जो अशोका ने ली वो पर्शियन और ग्रीक से ली थी, ठीक है। उस समय के जो इस तरह के पिलर्स थे, तो ऐसा बनाने का इंस्पिरेशन इन्होंने वहां से लिया और इनके काल में फिर ये जो चीजें बनी हुई मिलती हैं। अन्य 3 विकल्प जो है वो ठीक है। इसमें से कौन सा अधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट पहले होता था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हटा दिया गया है। अब हमारा एक ये है ना लीगल राइट कह सकते हैं इसे, संविधान के आर्टिकल 300A नया ऐड किया गया था, उसमें डाल दिया गया है, ठीक। अन्य विकल्प जो हैं ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला है किसी देश का, इसमें से कौन सा विकल्प होगा यहाँ पे? प्रायः 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है, ठीक है। 1 साल में हमने किसी अन्य देश के साथ जो भी ट्रेड वगैरह किया है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक, तो उसका एक सिस्टमैटिक अकाउंट कह लीजिए है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार, अभी हमने ऊपर भी बात की, ये DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में दिए हुए 36 से 51 के मध्य, ठीक है, ये अनुच्छेद है। तो इसमें से कौन सा नागरिकों का मूल, सॉरी माफ कीजिएगा, DPSP की बात नहीं, यहाँ पे 4A यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। ये दिया हुआ है भाग 4A में आर्टिकल 51A में, ठीक है, जिसमें कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसकी लिस्टिंग एक बार देखिए, 11 सूचियाँ क्या क्या हैं, है ना, 11 हमारी जो ड्यूटीज हैं। तो उसमें से कोई एक जो पूछा गया है कि नहीं है ना, तो वो कोई भी नियत तिथि पर करों का भुगतान करना, यानी कि टैक्स देना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का भाग अलग है, और जो DPSP मैंने गलती से बताया वो भाग हमारा अलग है, वो 4 में है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे C ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हमने देखा आज के वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमें कमेंट करके बताइएगा। इन चीज़ों को साथ के साथ रिवाइज करते चलें तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। मैप वाली क्वेश्चंस जो भी हमने देखे हैं उसको मैप पे देखना है, ठीक है। और एडमिशन से संबंधित जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं कि इसकी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर मिल जाएगी, ठीक। तो इन सब बातों के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।